हेलो बच्चों, मैं हूं देवेंद्र कुमार। स्वागत है आपका गुरुदेव क्लासरूम में। और आज आप पढ़ेंगे अध्याय 1 में वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो वास्तविक संख्याओं के एक गुण के बारे में यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में आप पहली क्लास में पढ़ चुके हैं और यहाँ पे आप पढ़ेंगे दूसरे गुण के बारे में, जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है देखेंगे यहाँ पे। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो ये जो कथन यहाँ पे दे रखा है, प्रमेय का ये दे रखी है, तो इसको समझेंगे। इसने कहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, तो जैसे इसने कहा है वैसे ही काम करते हैं। देखिए रफ काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो एक भाज्य संख्या हम लेंगे, 230 ले ली, मान लो कुछ भी ले लेते हैं, 210 ले लीजिए, ठीक है, कोई भी संख्या ले लेंगे। अब ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसके गुणनखंड हम कर सकते हैं। तो 210 के गुणनखंड जब हम करेंगे, और जो गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ही होते हैं। तो देखिए 2 एकम 2, 2 0, 2 पंजे 10, और यहाँ पर जाएगा देखो 3 त्रिका 9 और 3 पंजे 15, और यहाँ जाएगा अब 5 से 5 सत्ते 35, अब जाएगा 7 से 7 एकम 7। अब इसके जो गुणनखंड हैं इनको हम लिखेंगे यहाँ पे 2, यानी 1 से स्टार्ट करके लिखते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये लिख के इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। 210 को हमने लिखा अभाज्य गुणनखंडों के रूप में 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए कि इसने क्या कहा था, प्रत्येक भाज्य संख्या को, तो भाज्य संख्या हमने ले ली अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिया है हमने, व्यक्त किया जा सकता है। तो हमने यहाँ व्यक्त कर दिया है, जिसका मतलब किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए तथा यह गुणनखंडन, इस गुणनखंडन को ही गुणनफल या गुणनखंडन दोनों कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे तथा यह गुणनखंडन, यह वाला जो गुणनखंडन है अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो देखिए कैसे कि इसने कहा है कि यह गुणनखंडन, ये वाला जो गुणनखंडन यहाँ दे रखा है, यह अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम मतलब कि क्रम चाहे ऐसे कर लो चाहे कैसे भी कर लो, इसका जब हम गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। यानी 210 के अगर हम गुणनखंड करें तो इसमें अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखिए अगर 3 को मैं पहले लिख देता हूँ, 5 को, फिर 2 को लिख दूं, फिर 1 को लिख दूं, फिर 7 को लिख दूं, तो देखिए गुणनखंड उतने ही है, इन सब का गुणा करेंगे तो 210 ही आएगा। अभी इसी गुणनखंडों को मैं और कुछ भी लिख सकता हूँ, मान लो 7 पहले लिख दूं, 5 बाद में लिख दूं, फिर 3 लिख दूं, फिर 1 लिख दूं, फिर 2 लिख दूं, ठीक है। तब भी क्या है, इन सब का गुणा करेंगे तो 210 ही आएगा। यानी इन गुणनखंडों का क्रम चाहे जो भी हो, क्रम चाहे जो भी हो, तो इनका जो गुणनफल आएगा या गुणनखंडन होगा वो कैसा होगा, अद्वितीय होगा। अद्वितीय मतलब वही होगा जिसके हमने गुणनखंड किए हैं। 210 के गुणनखंड यही किए जा सकते हैं और कोई नहीं, ठीक है। तो 210 को हम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडनों के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड 210 के यही होंगे और नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही है, इनका क्रम चाहे कुछ भी लिखेंगे, इनका जो गुणा आएगा, गुणनफल जो आएगा वो 210 ही आएगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही है कि गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम चाहे इनका कुछ भी हो, लेकिन आंसर अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक ही आंसर होगा हर जगह। अद्वितीय होता है केवल एक ही आंसर आए, ठीक है, वो होता है अद्वितीय, ठीक है। अब देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर आधारित कुछ सवाल देखेंगे। तो इसमें है सबसे पहले उदाहरण नंबर 5 देखते हैं,
ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे और ये आपके लिए रफ काम है। आपकी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का कथन अगर आपसे पूछे तो कथन आपका ये है। ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर 5 क्या है। संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है, और जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। कहने का मतलब ये है, अगर 4 की ऐसी कौन सी पावर लगाएं, इसका जैसे देखिए 4 पे पावर मैंने मान ली 2 लगाई, तो 4 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आया 16, तो कितने पे समाप्त हो रहा है 6 पे। अगर 4 की पावर मैंने मान ली 3 लगाई, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 और ये हो जाएगा 64, कितने पे समाप्त हो रहा है 4 पे। तो ऐसे ही हमें बतानी है कि n की पावर कितनी लगाएं, यानी n बराबर कितना लगाएं, 0 1 2 3 4 मतलब कितना लगाएं कि ये अंक 0 पर समाप्त हो। लास्ट में कितना अंक आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक है, यानी सिद्ध क्या करना है, जांच करनी है इसकी, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं। तो देखिए कैसे करेंगे, हल है इसका। तो हल में आप देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे 4 की पावर n, 4 की पावर n, और 4 के जो हम गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 की पावर n होता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 और इसकी पावर n, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी पूर्णांक हम क्या जानते हैं, कोई भी पूर्णांक 0 पर समाप्त होगा यदि उसके अभाज्य गुणनखंडों में, उसके अभाज्य गुणनखंडों में या उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 की पावर n के रूप के होते हैं। ठीक है, कोई भी पूर्णांक 0 पर समाप्त होगा यदि उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 की पावर n के रूप के होते हैं। अगर कोई संख्या ऐसी हो जिसमें 2 और 5 के गुणनखंड पाए जाएं, 2 और 5 के गुणनखंड पाए जाएं, तो वो संख्या अवश्य ही 0 पर समाप्त होगी, यानी 0 पर समाप्त होगी। घात चाहे उसकी फिर कुछ भी हो, उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अवश्य आने चाहिए, तभी 0 पर समाप्त होगी। लेकिन देखिए यहां पे क्या है, लेकिन 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 की पावर n के रूप में नहीं है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में में 2 गुणा 5 की पावर n नहीं है, इसलिए 4 की पावर n
n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यही बताना था हमें इसे। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे और अब आगे चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। देखिए एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन तो आप कर लेंगे खुद ही, दूसरा मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 156 को हमें गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो एक रफ की तरह या कैसे भी इसके साथ भी हम कर सकते हैं। 156 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 2 से 39 और 2 से 3 से 13 और 13 एकम 13। तो जब इसको 156 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे तो देखिए एक तो समय होता है, इसके बाद कौन आया है 2, फिर 2 आया है, फिर 3 आया है, फिर से 13 आया है। अब यहाँ पर देखेंगे 1 और 2 हमारा 2 बार है तो पावर 2 लगा देंगे, घात 2 लगा देंगे और 3 गुणा 13। ये हो गया आपका 156 का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका, अब मैं करवाऊंगा फोर्थ। ठीक है, फोर्थ में आपको समस्या आ सकती है, इसीलिए फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 5005, 5005। ठीक है, 5005 के हम गुणनखंड कर लेंगे इधर साइड में। तो 5005 के गुणनखंड करेंगे तो देखिए 5005, तो यहाँ 5 5 10, 5 से करेंगे तो देखिए 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। अब यहाँ हम कितने से कर सकते हैं इसके गुणनखंड, देखिए 7 से करेंगे तो देखिए 7 एकम 7, 7 चक 28, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गए, 7 चक 28 और 2 बचे यहाँ 21 हो गए, 7 तिया 21। अब इसके बाद देखिए कितने से करने हैं, 7 11 से देखेंगे, 11 एकम 11, 3 बचेंगे, 11 3 33, 11 से करेंगे, 11 एकम 11 और 14 में से 11 3 बचेंगे, ये 33 हो गए और 11 तिया 33 और 13 एकम 13। अब यहाँ पे 5005 के जो गुणनखंड हैं वो हो गए आपके 1 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, 5005 को हम ऐसे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां और अंतिम प्रश्न, 7 4 2 9, 7 4 2 और 9, इसको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। तो इसके भी हम एक रफ की तरह इधर गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए इसके गुणनखंड क्या होंगे। तो 7 4 2 9 के सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे, 7 4 2 9। तो यहाँ पे ये देखिए कितने से जाएगा, इसमें चेक करके देखेंगे, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जोड़ के 3 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा,
5 से नहीं जाएगा क्योंकि 0 और 5 नहीं है, तो इसको हम देखते हैं, देखिए 17 से जाएगा। तो 17 से होगा आपका 17 चक 68, 17 चक 68, 5 6 बचे और 17 तिया 51 और यहाँ पे 11 बचे और 17 सत्ते 119। अब इसको देखिए कितने से जाएगा, अब ये जाएगा आपका 19 से, तो यहाँ पर 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 5 बचे 57 हो गए, 19 तिया 57। अब ये जाएगा, दिख रहा है साफ साफ, 23 से, 23 से कम 23। तो 7 4 दोनों के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 1 17 19 और 23। ठीक है, अब देखिए, तो ये है आपका दूसरा सवाल। निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ को सत्यापित कीजिए। इतने को हमें सत्यापित करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 बताएंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए क्या है सवाल नंबर 2, हमें 510 और 92 इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 510 तथा 92 दो संख्याएं हैं, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखिए, जब पहले आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में निकाल रहे थे, तो अगर आपको बोले कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालिए, तब आपको वो वाला काम करना है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं कहा है, तो आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा यहाँ पर एलसीएम या एचसीएफ दोनों निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 510 और 92 दोनों के करेंगे गुणनखंड। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और यहाँ पे 2 पंजे 10। अब यहाँ 5 5 10 तो 12, 3 से जाएगा यहाँ पे, तो 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। अब यहाँ 5 से जाएगा, 5 से 17 12 और 17 एकम 17। अब देखिए 92, 2 से 2 चक 8, 2 छिक्के 12। तो देखिए 92 के गुणनखंड करेंगे, तो 2 का 46 और 2 से 23 और 23 से एक बार। तो यहाँ देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 510 के गुणनखंड। तो 510 के गुणनखंड हैं आपके 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और इसके बाद लिखेंगे हम 92 के गुणनखंड, और ये है आपका 2 गुणा 2 गुणा 23, ये है। तो अब जब हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, जो दोनों में मिल रहा होगा उसको भी लिखेंगे और जो दोनों में नहीं मिल रहा होगा उसको भी लिखेंगे। जो देखिए यहाँ पर 2 दोनों में मिल रहा है, एक बार लिख लिया, इसके बाद 2 और देखेंगे कहीं है क्या है 2 यहाँ पे, तो इसको भी लिख लेंगे। और 3 दोनों में मिल रहा है क्या, नहीं है, तो इसको भी लिख लेंगे। और 5 मिल रहा है क्या, नहीं, तो इसको भी लिख लेंगे। 17 भी नहीं मिल रहा, इसको भी लिख लेंगे। और 23 भी नहीं मिल रहा, तो इसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ 2 गुणा 2, 3 गुणा 5, 17 गुणा 23, ये आ गया आपका, और इसका गुणा करने के बाद आएगा 23,460। जब इसका गुणा करेंगे तो 23,460 आ जाएगा, गुणा आप इसका कर लेंगे और यहाँ निकालेंगे HCF। तो HCF देखिए कितना आएगा, तो HCF केवल वही होगा जो दोनों में मिलेगा। तो यहाँ देखिए 2 दोनों में मिल रहा है तो 2 हो गया, इसके बाद और कोई मिल रहा है क्या, और कोई नहीं मिल रहा है, तो HCF 2 हो गया। तो यही हमारे उत्तर हैं दोनों, LCM और HCF। अब यहाँ पर देखिए
एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए इसने कहा है, और आगे कह रहा है कि इसको सत्यापित भी करना है। तो अब इसको हम सत्यापित करेंगे। तो देखिए यहां कर लेंगे इधर सत्यापित। तो देखेंगे सत्यापित कैसे करना है। तो सत्यापित करने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो मान लीजिए दो संख्याएं हमारे पास हैं, n1 बराबर 510 और n2 बराबर है 92। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी n1 इंटू n2 बराबर LCM इंटू HCF, ये हो गया। तो n1 यहाँ पे कितना है, n1 है 510 और n2 है 92। ठीक है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, लेफ्ट हैंड साइड लेके करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, n1 इंटू n2, और n1 को लिखेंगे तो 510 है और n2 को लिखेंगे तो 92 है। और इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद ये आएगा आपका 46,920। 46,920। अब इधर से देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है हमारे पास LCM इंटू HCF, और LCM और HCF दोनों का गुणा करेंगे तो LCM कितना है अपने पास 23,460 और HCF है 2, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 46,920 आ जाएगा। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर हैं। तो यहाँ पर सत्यापित हुआ कि हमारा जो LCM और HCF हमने निकाला है वो बिल्कुल सही है, सत्य है। ठीक है, और इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, n1 n2 यहाँ रखेंगे 46,920 आ जाएगा, और LCM इंटू HCF की वैल्यू रखेंगे 46,920 आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर भी बराबर नहीं आएगा वहाँ पर बराबर नहीं का चिन्ह लगा देंगे, यानी इसको काट देंगे यहाँ। ठीक है, ओके। अब आगे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 3 सवाल हैं, एक मैंने बता दिया है, बाकी के 2 अन्य सवाल आपको ऐसे ही करने हैं। तो देखिए जो सवाल हमने अभी किया है दूसरा, उसी की तरह है सेम टू सेम, बस इसमें सत्यापित नहीं करना है आपको। तो मैं आपको बता देता हूं इसमें। दूसरा सवाल, इसका भी मैं दूसरा सवाल आपको बता देता हूं। तो 17, 23 और 29, पहला और दूसरा दोनों देख लीजिए। 12, 15, 21। सवाल नंबर पहला 12, 15 और 21, 3 संख्याएं हैं, तीनों के निकालने हैं। तो सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, फिर 15 के लिखेंगे और फिर 21 के लिखेंगे। तो यहाँ रफ में इधर कर लेंगे 12 के गुणनखंड, वैसे तो जानते ही हैं लेकिन फिर भी हम करके बताते हैं। 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। दूसरा है 15, 15 में देखिए 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। और अगला है 21, तो यहाँ 3 से जाएगा 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, ये हो गया। तो 12 के गुणनखंड आए आपके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3, और इसके आएंगे 3 गुणा 5, और इसके आएंगे 3 गुणा 7। ठीक है, तो इनका हमें LCM निकालना है पहले। तो देखिए LCM क्या होगा, LCM होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 तीनों में मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, तो इसको भी लिखेंगे। मिलता तब भी लिखते और नहीं मिल रहा तब भी लिखेंगे। अगली बार आए 2 पे, ये भी नहीं मिल रहा, फिर आए 3 पे, तो 3 हमें तीनों में यहाँ मिल रहा है तो इसको एक बार ही लिखेंगे, और इसके बाद ये खत्म हो गया। 3 हम लिख ही चुके हैं, 5 बचा। अब यहाँ कौन बचा, 7 बचा। तो इसका जब हम गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42, LCM आ गया इसका 420। LCM 420 आ गया इसका, और इसका हम निकालेंगे HCF।
तो देखिए HCF कितना होगा यहाँ पे, HCF बराबर देखिए जो तीनों में कॉमन होगा, जितनी संख्याएं दे रखी हैं उन सब में कॉमन होगा। 2 संख्याएं दे रखी हैं दोनों में कॉमन होगा, 3 संख्याएं दे रखी हैं तो तीनों में कॉमन होगा, और 4 संख्याएं दे रखी हैं तो चारों में कॉमन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे HCF, तो ये देखेंगे इन तीनों संख्याओं में कौन कॉमन है, 3 है, तो HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब है आपका सवाल नंबर 2, और इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए अब है सवाल नंबर 2, और सवाल नंबर 2 देखिए आप, 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 के बीच में हमें LCM HCF निकालना है। तो देखिए 17 के गुणनखंड यहाँ पर लिखेंगे, और 23 के गुणनखंड लिखेंगे, और 29 के गुणनखंड लिखेंगे। तो 17 का गुणनखंड 17 ही होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा 17, और यहाँ लिख सकते हैं 1 गुणा 23, और यहाँ लिख सकते हैं 1 गुणा 29। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम कर रहे हैं, तो एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ LCM कितना होगा, 17 हो जाएगा, सॉरी LCM होगा, जो तीनों में मिल रहा है उसको भी लेंगे, यानी एक को भी ले सकते हैं, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेंगे। 17 गुणा 23 गुणा 29, और इन तीनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा LCM आ जाएगा। 17 गुणा 23 और 29 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 11,339। 17 गुणा 23 और 29 का गुणा करेंगे तो 11,339 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और HCF जब हम निकालेंगे तो HCF तो हमें पता ही है, जो तीनों में कॉमन होगा वही, तीनों में कॉमन यहाँ पर क्या है, केवल एक ही ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, तो HCF कितना आ गया, 1 आ गया। अब चलेंगे अगले सवाल पे, और ये है सवाल नंबर 4। तो देखिए यहाँ पे हमारी 2 संख्याएं हैं, 306 और 657। इसमें से 306 यानी पहली संख्या को N1 मान लेते हैं, दूसरी संख्या को N2, और ये है 657। अब यहाँ पे हमें LCM हमें निकालना है और HCF दे रखा है, तो इस वाले फॉर्मूले में जब हम लगाएंगे इसको, तो देखिए N1 बराबर कितना है, 306, इंटू N2 बराबर कितना है, 657, बराबर LCM हमें पता नहीं है, निकालना है, तो LCM से कुछ नहीं कहेंगे, LCM ऐसे ही रहेगा। और HCF हमें निकालना है, और HCF हमें दे रखा है, तो HCF कितना है, 9 है। HCF दे रखा है 9। अब यहाँ जब हम LCM निकालेंगे तो केवल LCM को यहाँ पे रखो, इसके साथ में जो भी है उसको ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। देखिए दूसरी साइड में है 306 और 657। अब ये LCM के गुणा में है, हमें केवल LCM निकालना है, तो गुणा में कोई भी संख्या जब पक्षांतरण होगी तो बट्टे में चली जाएगी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखो 9 7 63 और 9 3 27, ये कट गया, और 9, तो LCM यहाँ पे होगा 306 इंटू 73, 306 गुणा 73, 306 का 73 में गुणा करेंगे तो ये होगा 22,338। ये हो गया सवाल नंबर 4 आपका, और आगे चलते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, यहाँ पे जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको यहाँ पर हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम 6 की पावर n के गुणनखंड करेंगे, तो ये होंगे 2 गुणा 3 की पावर
n। अब हम यहां पर लिखेंगे कि कोई भी संख्या या फिर यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में में 2 गुणा 5 की पावर n के गुणनखंड होना आवश्यक है। जबकि 6 की पावर n में कोई भी गुणनखंड 2 गुणा 5 की पावर n के रूप का नहीं है। 2 गुणा 5 की पावर n के रूप का नहीं है। इसलिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये है, तो देखिए 6 की पावर n बराबर 2 गुणा 3 की पावर n, 6 के गुणनखंड किए हमने। फिर यहाँ देखेंगे यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 गुणा 5 की पावर n के गुणनखंड होना आवश्यक है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि 6 में तो कोई भी गुणनखंड 2 गुणा 5 की पावर n का है ही नहीं। तो जब इसमें कोई भी गुणनखंड 2 गुणा 5 की पावर n का नहीं है तो 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब चलेंगे अगले सवाल पे। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 17 गुणा 13 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 तथा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो देखिए इसका हल देखेंगे। सबसे पहले है हमारे पास 17 गुणा, इसको a मान लेंगे, तो a बराबर 17 गुणा 13 गुणा 11 प्लस 13। और अब इसमें से हम 13 कॉमन लेंगे। जब 13 हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 17 नहीं है 7 है यार, 7। देखिए यहाँ पर ये 7 है, 17 नहीं ये 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 गुणा 13 गुणा 11 गुणा 13, ये होगा 7 गुणा 11 प्लस, अब देखिए यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ 11 बचेगा और प्लस का साइन, और यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ 13, 11 का गुणा 7 में करेंगे तो 77 और प्लस 1, और ये हो गया आपका 13 गुणा 77 और 1 78। तो यहाँ पे देखिए 13 गुणा 78 और इसको हम लिख सकते हैं 13 गुणा 6, ठीक है। दूसरी संख्या है b। तो सबसे पहले इसको देखेंगे
ए बराबर 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस 13। इसमें देखिए हम 13 कॉमन लेंगे तो 13 हमने यहाँ से उठाया तो यहाँ पर 7 गुणा 11 बचे, प्लस का साइन है, और 13 यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा। 11 को गुणा 7 में किया 77 हो गए, 77 और 1 78 हो गए, 13 गुणा 78 हो गया। अब इस 78 को हम 13 गुणा 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे जब गुणन किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो जाती है, 2 से अधिक हो जाती है, सॉरी 2 से अधिक हो जाती है, तो वहां पर संख्या भाज्य होती है। तो यहां लिखेंगे, यहां पर ए के गुणनखंडों की संख्या दो से अधिक है। अतः यह भाज्य संख्या है। अब देखेंगे संख्या बी, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5। अब यहाँ से देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5 भी यहाँ से कॉमन निकाला है तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ देखिए 5, अब इन सब का हम गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद आएगा 1008। तो ये हो गया 1008 प्लस 1, तो यहाँ से 5 गुणा 1009 हो गया। ठीक है, अब यहाँ एक तो सबका गुणनखंड होता ही है, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 1 गुणा 5 गुणा 1009। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे संख्या बी के 1 2 3 2 से अधिक गुणनखंड बनते हैं। कितने बन रहे हैं, 2 से अधिक। तो किसी भी संख्या के गुणनखंड अगर 2 से अधिक होते हैं तो वो संख्या कैसी होती है, भाज्य होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ संख्या बी के गुणनखंडों की संख्या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की संख्या 2 से अधिक है। अतः संख्या भाज्य है। अब देखेंगे अगला सवाल और अंतिम सवाल, सवाल नंबर 7। तो ये है आपका सवाल नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं तथा रवि को 12 मिनट लगते हैं। यदि वे एक साथ एक समय पर चक्कर लगाना आरंभ करते हैं तो कितने समय के बाद वो फिर से मिलेंगे। तो देखिए इसको कैसे करना है। सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर 18 मिनट।
रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। 12 मिनट। वे दोनों पुनः मिलेंगे बराबर LCM ऑफ 18 और 12। तो 18-12 का जो LCM आएगा इतने समय बाद वो पुनः मिलेंगे। तो 18 के गुणनखंड करेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और 12 के गुणनखंड करेंगे 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इनका जो LCM होगा तो LCM बराबर क्या होगा, यहाँ पे जो दोनों में होगा उसको एक बार लिखना है 2 है, और जो दोनों में नहीं है उसको भी लिखना है, और यहाँ 3 दोनों में है और 3 फिर एक में है। तो LCM इसका आएगा 2 एकम 2 दूनी 4 12 36। पुनः वो 36 मिनट बाद मिलेंगे। यहाँ पर रवि और सोनिया दोनों पुनः 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे।